गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ये वर्कशीट जो इंग्लिश की है 9 नवंबर 2020 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पर जो आपकी जो इंग्लिश टीचर है उनका नाम लिखोगे और ये हर एक वर्कशीट पे लिखा करो बेटा। और सब्जेक्ट भी लिखा करो, वर्कशीट 13 और डेट भी डाला करो, ठीक है। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों ने नहीं डाल रखी होती है, इसलिए उनको बता रही हूँ वीडियो के अंदर ही। चलो अब हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द अपोजिट। यहाँ पर जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये पिक्चर देखो, इसको लिखना है, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि चूज द आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स है इसमें से आंसर आपको चूज करके लिखने हैं। सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ फर्स्ट वाली पिक्चर देखो जरा, इसके अंदर एक लड़की मोटी है और एक पतली है। तो यहाँ पर आपको इसमें से चूज करना है कि यहाँ पर जो राइट वर्ड्स है वो कौन से दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, फैट एंड थिन, मोटे को बोलते हैं फैट और पतले को बोलते हैं थिन। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट है, एक बॉल बड़ी है एक बॉल छोटी है। तो यहाँ पर हम जो बॉल है उसके लिए लिखेंगे बिग एंड स्मॉल। ये देखो, ये बिग एंड स्मॉल। तो इसको अब हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए आराम से। ये बिग एंड स्मॉल को हम लिखेंगे सेकंड वाले में। थर्ड है आपका, एक में सन निकला हुआ है और एक में मून। तो यहाँ पर सन एंड मून निकला हुआ है, तो सन निकलता है डे में और ये निकलता है नाइट में, मून। तो यहाँ पर डे एंड नाइट होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये वाला डे एंड नाइट थर्ड वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कार एकदम क्लीन्ड है और एक कार एकदम गंदी है, डर्टी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डर्टी एंड क्लीन। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है वर्ड्स। तो ये दैट इज, ये यहाँ पर फिल करना है आपको, डर्टी क्लीन। डर्टी मतलब गंदा, क्लीन मतलब साफ। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है आपका, एक डोर ओपन है और एक डोर क्लोज्ड है। तो यहाँ पर क्लोज एंड ओपन, तो यहाँ पर आप ये फिल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर ठंडी हो रही है, यहाँ पे गर्मी है बहुत ज्यादा। तो ठंडे को क्या बोलते हैं, कोल्ड, और गर्म को बोलते हैं हॉट। तो आप यहाँ पर कोल्ड एंड हॉट को यहाँ भरोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अगर एक बारी फिर से बता दूं क्या, चलो एक बारी फिर से बता देती हूँ आपको ताकि आप अच्छे से भर लो इसको। सी, फर्स्ट में आप भरोगे फैट एंड थिन, सेकंड में भरोगे बिग एंड स्मॉल, थर्ड में भरोगे डे एंड नाइट। यहाँ पर ये तीनों फिलअप कर लिए। अब देखो नेक्स्ट, देखो नीचे वाले उसमें चलते हैं। हाँ, अब क्लीन एंड डर्टी, तो डर्टी एंड क्लीन यहाँ पर आप भरोगे, ओपन एंड क्लोज यहाँ पर भरोगे, और हॉट एंड कोल्ड ये यहाँ पर भरोगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका जोड़े मिलाने वाला। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट। ये जो वर्ड्स हैं, एक मिनट, ये जो वर्ड्स हैं ये इनके अपोजिट दे रखे हैं, तो इनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर मैच ऑलरेडी करके रखा हुआ है, वन हैज बीन डन फॉर यू, वर्ड को ऑपोजिट करके। तो पता नहीं कौन सा वर्ड दे रखा है यहाँ पे, चलो हम खुद ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लव, लव का क्या ऑपोजिट होता है, दैट इज हेट, ठीक है, फर्स्ट का डी। सेकंड देखो गुड, गुड का क्या होगा, बैड। गुड मतलब अच्छा और बैड मतलब बुरा। लव का मतलब प्यार और हेट का मतलब नफरत, ठीक है। थर्ड देखो सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, और इसका अपोजिट हो जाएगा खड़ा हुआ, यानी कि स्टैंड। जैसे बस स्टैंड होता है ना, वो वाला स्टैंड। तो यहां पर थर्ड का हो गया बी, स्टैंड, ठीक है, ये वाला। फोर्थ हो गया डार्क, और इसका अपोजिट होगा लाइट। डार्क मतलब, डार्क मतलब बहुत ज्यादा डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, और लाइट मतलब लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा एफ। नेक्स्ट है आपका 5, ये यानी यहाँ पे डार्क का हो जाएगा यहाँ पर लाइट, ठीक है।
फिफ्थ देखो हार्ड, हार्ड का हो जाएगा सॉफ्ट, हार्ड मतलब बहुत कड़क जिसे कहते हैं, और सॉफ्ट मतलब एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे सिक्स देखो फास्ट, फास्ट का हो जाएगा स्लो। तो अब एक बार फिर से मैच कर लेते हैं हम लोग। लव का हो जाएगा हेट, फर्स्ट का डी, ठीक है। सेकंड गुड का हो जाएगा बैड, सेकंड का ई। सिट का हो जाएगा स्टैंड, थर्ड का बी। फोर्थ डार्क का हो जाएगा लाइट, एफ वाला। हार्ड का हो जाएगा सॉफ्ट, और फास्ट का हो जाएगा, एक मिनट, हार्ड का हो जाएगा डार्क का लाइट, हार्ड का हो जाएगा सॉफ्ट, और फास्ट का हो जाएगा स्लो, सिक्स्थ वाले का ए, ठीक है। तो अब ये वाला कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम करेंगे नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, फिल in the blanks with the opposite words from the box for the underlined words in the sentences। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसके अंदर इनके ऑपोजिट इस वाले बॉक्स में दे रखे हैं, तो अब इसको यहाँ पर फिलअप करना है कि कौन सा किसका ऑपोजिट है। यहाँ पर ए देखो, लाइट, फर्स्ट वाले में लाइट पे अंडरलाइन है, दैट बॉक्स इज लाइट। लाइट का मतलब होता है बेटा हल्का, तो यहाँ पर हल्के के लिए आ जाएगा हैवी, ठीक है। तो ये हैवी जो है वो आपको फर्स्ट वाले उसमें फिल करना है। नेक्स्ट है आपका द कॉफी इज टू कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट होता है बेटा हॉट, तो ये हॉट जो है वो आप यहाँ लिखोगे सेकंड वाले उसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका लाइट, लाइट का उल्टा हो गया हैवी, हैवी वाला फर्स्ट में आ जाएगा। सेकंड है आपका हॉट, हॉट वाला सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, योर आंसर इज रॉन्ग, रॉन्ग का क्या होगा बेटा उल्टा, दैट इज राइट, रॉन्ग का अपोजिट हो गया दैट इज राइट, तो थर्ड वाले में आप राइट भर देना। फोर्थ देखो यहाँ पे डी वाला, प्लीज ओपन द डोर, ओपन का अभी हमने पढ़ा था कि होता है क्लोज, तो वी विल फिल द क्लोज इन फोर्थ, यानी कि डी वाले में हम ओपन का अपोजिट क्लोज भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ई, दिस रूम इज क्वाइट डर्टी, डर्टी का जो अपोजिट हमने अभी भरा था थोड़ी देर पहले ही, दैट इज क्लीन, तो क्लीन हम भरेंगे फिफ्थ वाले में यानी कि ई में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले में। नेक्स्ट है आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द डे, अब हम डे का अपोजिट भरेंगे दैट इज नाइट, तो नाइट वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स्थ वाले में, एफ में, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। और नीचे देखो एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, वर्ड दैट आर अपोजिट इन मीनिंग आर ऑल्सो कोल्ड एंटोनिम्स, तो यानी कि अपोजिट और एंटोनिम्स जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, यानी कि सॉरी पर्यायवाची है, हिंदी में आपको समझा देती हूँ मैं। ये जो वर्ड है अपोजिट, अपोजिट को एक वर्ड और भी बोला जाता है, यानी कि उल्टे शब्द, विलोम शब्द छांटना, उसको इंग्लिश में एक तो अपोजिट बोला जाता है और एक होता है एंटोनिम। तो कभी भी अगर आपको सेंटेंस में बोला जाए कि एंटोनिम छांटो या अपोजिट वर्ड छांटो, तो दोनों एक ही है, एंटोनिम भी बोला जाता है और अपोजिट भी बोला जाता है विलोम शब्दों को, ठीक है बच्चों। तो ये और ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, क्योंकि एक जैसे हैं, दोनों का मतलब भी एक ही है, ठीक है ना, ये अपोजिट और एंटोनिम का, तो ये पर्यायवाची हो गए इंग्लिश में, वो सॉरी हिंदी में, और लेकिन दोनों का मतलब है विलोम शब्द छांटना। तो अपोजिट और एंटोनिम एक ही बात है, एंटोनिम छांटो मतलब इसमें भी विलोम शब्द छांटने हैं, और अपोजिट छांटो तो मतलब इसमें भी विलोम शब्द छांटने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये सरकार की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और कोविड-19 से लड़ने के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक चीज़ में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर देखो डार्क का भी हमने लाइट लगाया था, और यहाँ पर देखो हैवी का भी हमने लाइट लगाया है। तो अब यहाँ पर दोनों तो अपोजिट है, मतलब लाइट में एक लाइट मैंने बताया आपको कि ये लाइट वाली लाइट है, कि लाइट आ गई, यानी कि डार्क का मतलब होता है अंधेरा और उजाले का मतलब होता है लाइट, ठीक है। और ये जो लाइट है और ये हैवी है, तो यहाँ पर इस वाली लाइट का मतलब ये है कि ये हल्का है और ये हैवी है। वैसे
तो कभी भी जैसे लाइट आ जाए ना, तो लाइट के दो मतलब होते हैं बच्चों, एक होता है हल्का और एक होता है रोशनी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर डार्क लिखा होगा तो उसका अपोजिट लाइट होगा, और अगर हैवी लिखा होगा तो उसका अपोजिट भी लाइट होगा, ठीक है। हैवी लिखा होगा तो उसका अपोजिट भी लाइट होगा, और डार्क लिखा होगा तो उसका अपोजिट भी लाइट होगा। तो डार्क का मतलब होता है अंधेरा, और यहाँ पर रोशनी के सेंस में लाइट को लिया जा रहा है। यहाँ पर हैवी लिखा हुआ है तो मतलब हैवी मतलब भारी, और लाइट मतलब हल्का, तो यहाँ पे हल्के के सेंस में लिया जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी भी आ जाए तो देख लेना कि ऑपोजिट वर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगा देना। अगर डार्क लिखा होगा तो उसका मतलब लाइट रोशनी वाला है, और अगर हैवी लिखा होगा तो उसका ऑपोजिट लाइट है, तो वो हल्के वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये बात कंफ्यूज कर रही थी, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट आपकी SST की जो वर्कशीट है वो हम करेंगे। यहाँ पर आपको अपना वो क्लास भरनी है, यहाँ पर। और ये चल के नहीं रहा, हाँ, यहाँ पर आपको अपनी क्लास भरनी है, डेट भरनी है, और अपना नाम और अपना जो SST की टीचर है उनका नाम भरना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे खेती और चरवाहे की शुरुआत। पिछली बार हमने पढ़ा था आखेटक संग्राहक के बारे में। अब उस आदि मानव ने यानी कि आखेटक संग्राहक ने कैसे खेती करना शुरू किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग आए। इसी तरह की उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचने के लिए उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी, ताकि वे बढ़ सकें और उनसे वे बीज पका सकें, उनके बीज जो हैं वो पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे ना जो आखेटक संग्राहक थे उन्होंने अपने आसपास की धरती को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी दिनों तक देखना और कैसी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब क्या है बात है, देखो खाना खाने के बाद वो लोग एक जगह तो बैठते ही होंगे, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे कि आसपास क्या क्या है, कौन सी चीज़ें खाई जा सकती हैं। तो इंसान ने शिकार से भी अलग हटकर कुछ नई चीज़ें खोजनी शुरू की। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ पौधे हैं, कुछ फल हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो उन पौधों को, उनके बढ़ने की प्रक्रिया को, इन सबको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बीजों के बारे में जाना, फिर बीजों को बढ़ना कैसे बोया जाता है, कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे वो गिरते होंगे। कहते हैं ना, वो परागकणों को जब इधर से उधर लेके जाती है मधुमक्खियां, तो वो उनके जो फिर जो पक्के ये परागकण जब एक दूसरे में आकर पककर जब नीचे गिरते हैं, तो फिर वो एक नया पौधा उगाते हैं। बीज जब धरती में गिर जाता है, कोई फल वगैरह ये लोग खाते होंगे, फिर धरती पे एक गिर गया होगा कोई बीज वगैरह, तो फिर वहां से नया पौधा फूट कर बाहर निकला होगा। तो उन्होंने इस चीज़ की जो है मतलब स्टडी करनी शुरू कर दी कि आखिर ये पौधा बड़ा होकर देखते हैं क्या करता है। फिर धीरे धीरे उसमें से फल इत्यादि का उन्होंने स्टडी किया कि फल उग रहे हैं अब तो, और ये बीज भी वही फल दे रहा है जो उन्होंने खाया था। तो इस तरीके से उनकी स्टडी कामयाब हुई। फिर उन्होंने और बीज बोने शुरू किए, और इस तरीके से आगे चल के उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी, और वो किसान बन गए। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब क्या है कि अब एक जगह ये लोग स्थिर हो गए हैं, खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब खेती के लिए बेटा लंबे समय तक एक ही जगह पे रुकना पड़ता है, तो वहां पर इनको जानवरों की भी आवश्यकता पड़ी होगी अपने काम के लिए। तो उन्होंने इस तरह के लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर, यानी कि उन्हीं जो शाक सब्जियां ये लोग उगा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को चारा बनाकर इन पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले जिन जानवरों को पालतू बनाया गया होगा वे कुत्ते और जंगली पूर्वज थे। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे। फिर मतलब कुत्तों जैसे ही दूसरे जानवर जो हैं वो भी आसपास आने लगे होंगे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर भी झुंड में रहते थे। पुराने टाइम में ये जो है ये भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर इत्यादि झुंड में रहते थे।
और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। और जब ये लोग मतलब इन मवेशियों को जब इन्होंने पालना शुरू किया तो फिर ये ऐसे जो खूंखार जानवर होते हैं ना, जैसे शेर, भेड़िए, इनसे बचा के रखते थे, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे इन जानवरों पर आश्रित होने लग गए थे, मवेशियों पर। और अक्सर ये लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस तरह ये चरवाहे भी बन गए। चरवाहे मतलब जो इन जानवरों की रक्षा करते हैं और इनको अपने पास रखते हैं, उनको चरवाहे बोलते हैं। इनको चरवाने के लिए ये लोग घास के मैदानों में भी लेके जाते हैं। बसने की प्रक्रिया वह है जिनमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। बसने के वक्त लोग क्या करते हैं, पौधे भी उगाते हैं, यानी कि खेती करते हैं, और जानवरों की भी देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधे और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने मतलब जो कम खूंखार जानवर होते थे उनको अपने पास पाल लेते थे। और फिर ये जंगली जानवर जो ज़्यादा हिंसक होते थे, जो दूसरों को पकड़ के खा लिया, ऐसे जानवरों को ज़रा दूर ही रखते थे। और जो एकदम घास वगैरह पे जीवित रहते थे, ऐसे मवेशियों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जंगली जानवर अलग हो गए और पालतू जानवर अलग हो गए। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते थे पालने के लिए जिनमें बीमारी का खतरा नहीं होता था। ऐसे जो घास फूस खा रहे हैं उनमें तो बीमारी नहीं होगी ना। और जो मतलब जो हिंसक जानवर होते हैं जो दूसरे का मांस खा रहे हैं, तो मांस ये होता है कि मतलब काफी समय बाद ना मांस सड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर जानवर ने वो भी खा लिया है तो वो सड़ा हुआ मांस जो है उसके अंदर आ गया है, तो उसके बाद फिर बीमारी लगने का इत्यादि का मतलब खतरा रहता था। तो हिंसक जीवों को कम ही पाला जाता था, क्योंकि वो खुद के लिए भी खतरा होते थे और जो पाल रहा है उनके लिए भी खतरा होते थे, मालिक के भी। तो यहाँ पर ये मवेशियों को पालना ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि ये हिंसक नहीं होते, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि इनके अंदर बीमारी का भी खतरा नहीं होता था, क्योंकि घास फूस तो हर कोई खाता था। तो उस टाइम पे तो मतलब घास फूस में इतना कोई खतरे वाली बात नहीं होती थी। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखते हैं कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया तो इसका मतलब यह था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाता था, यानी कि उन्हें काफी दिनों तक एक ही जगह पे रुकना पड़ता था और तब जाके वो ये सब चीजें करते थे, खेती बाड़ी। चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में भी सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने स्टार्ट किए, या टोकरी बनाई, या जमीन में गड्ढे खोदे। अब ये अनाज तो उगा लिया, लेकिन इसको भंडारण मतलब इसको रखेंगे कहाँ? खूब सारा अनाज है, खूब बड़ा खेत है, खूब सारा अनाज निकाल के रख दिया, अब कहाँ रखेंगे? अगर खुले में छोड़ दिया तो चूहे खा जाएंगे, बाकी जानवर खा जाएंगे। तो इसको भंडारण के लिए क्या क्या बनाया गया? ये मिट्टी के बर्तन, टोकरी और जमीन में गड्ढे खोद के जो है उसे भंडार किया गया। मतलब उसको पहले पक्की जमीन बना ली, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, फिर उसमें या तो वो बड़े बड़े मर्तबान में डाल के रख दिया अनाज, या फिर वैसी टंकी सी बना ली और उसमें डाल के रख दिया ताकि इसमें चूहे वगैरह ना आए, और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। इस तरीके से मतलब इसको भंडारण किया जाता था अनाज को, ताकि वो सड़े नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है, आप देख लेते हैं जरा। फर्स्ट देखो, लोगों ने खेती कैसे सीखी? तो इसका आंसर हमें फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ है कि उन्होंने ये सब सीखा होगा, ऑब्जर्व किया पहले तो,
फिर सीखा और फिर करने लगे और फिर किसान बन गए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ही इसका पूरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बसने की प्रक्रिया क्या है? बसने की प्रक्रिया ये है कि जब एक जगह पर इंसान खेती करना स्टार्ट कर देता था तो लंबे समय तक रहना पड़ता था। ये देखो लंबे समय तक रहना पड़ता था, तो इसी को बसावट कहते हैं। क्योंकि अब खेती तो कर ली लेकिन उसका भंडारण भी करना पड़ेगा, तो अब ये सब चीजें करके ये एक तरीके से बस जाना होता है। एक जगह पर लंबे समय तक लगातार रहने को ही बसना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने दिमाग से लिखने वाला आंसर है। बाकी इसमें देख लेती हूँ मैं अगर आंसर दिया हुआ है। इस आंसर को बेटा आप अपने खुद के अक्षरों में ही लिख लेना कि एक समय मतलब एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने को ही बसना बोलते हैं। ठीक है, एक जगह पर लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने को बसना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है थर्ड, देखो क्वेश्चन, अनाज का के उपयोग के तरीके। अनाज के उपयोग के तरीके थे अनाज, यहाँ पर फोर्थ वाला ही होगा इसमें। तो ये देखो ये चीज़ हमने छोड़ दी है। देखो ये अनाज के उपयोग लिखा हुआ है ना पिक्चर के अंदर ही। फर्स्ट है देखो बीज के रूप में, बीज के रूप में। सेकंड है खाद्य के रूप में, यानी कि खाने की चीज़ों के रूप में। थर्ड है उपहार के रूप में, उपहार में भी पहले अनाज ही दिया जाता था। और भंडारण के लिए। ठीक है, तो ये चार उपयोग लिख लेना, ये इसके अंदर दे रखे हैं, ये चारों अनाज के उपयोग हैं। तो ये वर्कशीट में से खुद ही देखकर ये इसमें पिक्चर में से लिख लेना। ठीक है, ये थर्ड वाले का आंसर है। तो सेकंड वाले का आंसर मैंने बताया कि एक ही जगह पे लंबे समय तक बसे रहने को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने को बसावट कहते हैं। ठीक है, बसना बोलते हैं। और थर्ड वाले और फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो तो फर्स्ट पूरा पैराग्राफ आएगा बेटा उसके अंदर। ये एक मिनट, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये फर्स्ट वाले का आंसर है। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना और अपनी कॉपी में, बाकी टीचर चेक कर देंगी आपकी। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है, इसे कर लेना कॉपी में। थैंक यू।